महादेव, नमः शिवाय। मैं कृणाल सर फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपकी खुद की अपनी चैनल DMKJ में। हर बार की तरह मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज फिजिक्स का लेसन मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड पार्ट 1। ज्यादातर बच्चों को फिजिक्स काफी हार्ड लगता है। क्या लगता है? हार्ड। और हम उसे करने वाले हैं एकदम इजी। तो सीधी बात, नो बकवास। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। और हम शुरू करते हैं इस लेसन को। भाई लेसन की शुरुआत होती है ना, सबसे पहले 3 तरह की बॉडी पढ़नी आपके अंदर आती है। कौन सी बॉडी, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले बॉडी आएगी इलास्टिक बॉडी। इलास्टिक बॉडी यानी क्या? तो बॉडी डेट रिटर्न टू इज ओरिजिनल शेप एंड साइज ऑन द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। सिंपल सी बात है। तो एक ऐसी बॉडी जिसके ऊपर हम फोर्स लगाते हैं यानी उसे खींचते हैं, जब उसे रिमूव करते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में वापस आती है। ओके, रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। तो यहाँ पे एक लिखा हुआ है कि इलास्टिक बॉडी इज आइडियलाइजेशन एंड नो मटेरियल बिहेव एज अ परफेक्ट इलास्टिक। अ क्वार्ट्ज फाइबर, ये जो है, इज नियरेस्ट अप्रोच टू अ परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। दस ऑल बॉडीज आर इलास्टिक, द डिफरेंस लाइज ऑन इन डिग्री। सिर्फ डिग्री में डिफरेंट होता है और कुछ नहीं। दूसरा है इलास्टिसिटी वर्ड्स, जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय वर्च्यू ऑफ विच इज रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप। यानी जब भी किसी चीज को, अपने एग्जांपल के तौर पे ज्यादातर कुछ चीजें, वो रबर आता है, रबर को आप खींचते हो तो क्या होता है, तो वो फिर से अपनी ओरिजिनल साइज में वापस आ जाता है। ओरिजिनल शेप एंड साइज व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्स हैव बीन रिमूव्ड इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। करेक्टली यहाँ पे लिखा हुआ है ज्यादातर मान। लेकिन यहाँ पे एक चीज लिखी है कि इन फिजिक्स इलास्टिसिटी स्टैंड फॉर ऑपोजिशन टू चेंज। ये सिंपल इंफॉर्मेशन है। यानी क्वालिटेटिवली मोर रिगिड बॉडी मोर इलास्टिक, इट इज सेड टू बी फॉर दिस रीजन स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। स्टील क्योंकि वो लंबा काफी होता है, उसे हम वायर बना सकते हैं ना ज्यादा, तो वो इलास्टिक है, रबर से ज्यादा है। आप सोचोगे ये फिजिक्स है, इसलिए फिजिक्स को ये समझ। यहाँ पे एक वर्ड है रिगिड बॉडी। ओके, तो रिगिड क्या है? तो रिगिड एक बॉडी आती है और दूसरी आती है सॉलिड बॉडी। ओके, तो यहां पे क्या होता है, जो सॉलिड बॉडी होती है ना, हाँ, उसके अंदर स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है, यानी उसे हम शेप चेंज कर सकते हैं। और रिगिड जो बॉडी होती है ना, उसे फोर्स से हम शेप चेंज कर सकते नहीं है। तो ये एक रिगिड बॉडी और सॉलिड बॉडी का डिफरेंट आता है, तो आप ये पॉइंट लिख सकते हो। उसके बाद आया प्लास्टिक बॉडी। अ बॉडी दैट डज नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज on the removal of deforming force, however small the magnitude of deforming force may be, is called a plastic body. यानी पुट्टी, पैराफिन वैक्स एक्सेट्रा आर द एग्जांपल ऑफ प्लास्टिक बॉडी। आपको लगता होगा कि ये ऐसे ही रख दिया है, लेकिन ये ऐसे रखने की बात नहीं। आप जैसे जैसे आगे जाओगे ना, वैसे वैसे आपको पूरा लेसन, आप पूरा वीडियो देखोगे ना, धीरे धीरे ये सब आपका डिकोड होगा। ये हमारा 100% आपको वादा है। आप सिर्फ पूरा वीडियो देखिए और एक एक बात को नोट्स कीजिए, या तो फिर सिर्फ हमें सुनिए, तो आपको मालूम हो जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं आगे। अभी आगे की बात हम करने वाले हैं। तो आगे हम कौन सा टॉपिक लेने वाले हैं? स्ट्रेस। तो भाई ये स्ट्रेस है क्या? सिंपल सा फंडामेंटल है स्ट्रेस। तो भाई स्ट्रेस को पढ़ने वाले हैं। तो स्ट्रेस यानी जब भी किसी चीज को आप खींचते हो, ओके, तो उसके अंदर एक तनाव महसूस होता है, यानी वो अपने शेप में वापस आने के लिए जो फोर्स लगाती है उसे हम स्ट्रेस कहते हैं। ओके, सिंपल सा फंडामेंटल है। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रेस की डेफिनेशन लिखी हुई है, देखो। इट इज डिफाइंड एज द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया सेट अप इन द बॉडी व्हेन डिफॉर्मिंग बाय द एक्सटर्नल फोर्स। दस, तो जब बाहर से कोई फोर्स आता है तो उसको रिस्टोर करने का जो फोर्स होता है वो एरिया के ऊपर डिपेंडेंट होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रेस। सबसे ज्यादा आपको दिमाग में घुसा देना है स्ट्रेस की डेफिनेशन, कंपल्सरी आती है। इससे आगे हम जाते हैं। तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, वो भी हम लिख सकते हैं अपॉन एरिया, यानी F अपॉन ए। ये हो गया। तो ये आपको रट लेना है। क्या रट लेना है? स्ट्रेस, कंपल्सरी। ये एक फॉर्मूला हर जगह पे कॉमन होता है, F अपॉन ए। ओके, F इज इक्वल टू फोर्स और A इज इक्वल टू एरिया। सिंपल सा फंडामेंटल है। तो हम आगे जाते हैं। स्ट्रेस के बारे में थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन लेने की बात करते हैं कि भाई स्ट्रेस आखिरकार में है क्या। ओके, तो भाई स्ट्रेस के कुछ टाइप्स होते हैं। इसके क्या होते हैं? टाइप्स। वैसे तो 2 ही टाइप्स आपके पढ़ने में, लेकिन हम आपको थोड़े से और टाइप्स सिखाने वाले, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस।
तो सबसे पहला जो हमारा टाइप्स है वो कौन सा आएगा, तो उसका नाम है टेंसिल स्ट्रेस। याद रखना कौन सा है, टेंसिल स्ट्रेस। मैं आपको शॉर्ट में ही सिखाऊंगा, ज्यादा लंबा जाने वाला नहीं हूं। तो टेंसिल स्ट्रेस यानी क्या, तो टेंसिल स्ट्रेस यानी जो रिस्टोरिंग फोर्स सेटअप पर यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन होता है, तो उसमें क्या होता है, तो व्हेन द लेंथ ऑफ बॉडी इंक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, तो लेंथ इंक्रीज, लेंथ ऑफ बॉडी इंक्रीज, जब आप जिस जगह पे फोर्स लगाते हो उसमें जो उसका लेंथ इंक्रीज होता है, यानी ये पहले आप कोई भी रोड लेते हो इतना होता है, जब उसके ऊपर फोर्स लगाते हो तो इतना हो जाता है, तो ये जो होता है उसे बोलते हैं टेंसिल स्ट्रेस। ओके, इट इज ऑल्सो नोन इन द डायरेक्शन ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, इट इज ऑल्सो नोन एज टेंसिल स्ट्रेस। दूसरा आता है कंप्रेशनल स्ट्रेस। एकदम सिंपल है कंप्रेशनल स्ट्रेस। इट इज रिस्टोरिंग फोर्स सेटअप फॉर क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ बॉडी व्हेन लेंथ डिक्रीज। यहाँ पे क्या होगी, लेंथ डिक्रीज होगी, तो आप समझ सकते हो ये दो सबसे ज्यादा है, डिक्रीज होती है, यानी पहले इतना होता है फिर क्या होता है, छोटा हो जाता है। ओके, सिंपल सा बात है, लेंथ डिक्रीज होती है। तीसरा आता है एक हाइड्रोलिक स्ट्रेस आता है, ये दो के अलावा हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस ज्यादातर ये टीचर काफी पढ़ाते नहीं है, लेकिन पढ़ना जरूरी है। इफ अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू अ यूनिफॉर्म फोर्स फ्रॉम ऑल साइड, हर साइड से यूनिफॉर्म फोर्स लागू पड़ता है, क्या होता है, यूनिफॉर्म फोर्स, हर जगह से चारों साइड से यूनिफॉर्म फोर्स, देन द क्रॉस पॉन्डिंग स्ट्रेस इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, यानी उसे हाइड्रो यानी वाटर, हर जगह से जो स्ट्रेस आता है उसे बोलते हैं। और लास्ट में एक आपको पढ़ना है, वो है टेंजेंटियल। क्या पढ़ना है, टेंजेंटियल और शियरिंग स्ट्रेस। ये थोड़ा सा डिफरेंट पड़ता है कि व्हेन अ डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट टेंजेंटियली टू द सरफेस ऑफ द बॉडी इट प्रोड्यूस अ चेंज इन द शेप ऑफ द बॉडी। एक सिंपल सा फंडामेंटल है, ये बॉडी ऐसी होती है और उसका शेप जब हम फोर्स लगाते हैं तो चेंज हो जाता है थोड़ा सा। ओके, सिंपल सा, ड्राइंग पे मत जाइएगा, वी आर नॉट अ ड्राइंग टीचर। लेकिन ये सब जो है वो इसमें से आप जब पढ़ोगे ना तो आपको थोड़ा थोड़ा मालूम होगा कि नहीं भाई ये मालूम है, ये मालूम नहीं हुआ, लेकिन आप वीडियो को जिस तरह आगे आगे देखते जाओगे ना उस तरह आपको मालूम होगा। तो ये था हमारा स्ट्रेस। ओके, अभी हम जाते हैं आगे, दूसरा हमारा टॉपिक है स्ट्रेन। भाई स्ट्रेन क्या है, सिंपल सा फंडामेंटल, स्ट्रेन क्या है, तो भाई जो स्ट्रेस अंदर की ओर था वही है स्ट्रेन बाहर की ओर। यानी व्हेन अ बॉडी, यहां पे लिखा हुआ है व्हेन अ बॉडी डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी इट अंडरगोज चेंज इन डायमेंशन एंड द बॉडी इज सेड टू बी डिफॉर्मिंग और स्ट्रेन, तो स्ट्रेन बोलते हैं। तो यहाँ पे द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन ऑफ द बॉडी टू इट्स ओरिजिनल डायमेंशन इज कॉल्ड अ स्ट्रेन। यानी ओरिजिनल जो उसका शेप, जो डायमेंशन होता है वो चेंज होता है, लेंथ बोलो एक्सेट्रा, वो सब चेंज होता है, तो उसे हम स्ट्रेन बोलते हैं। आसान सा सवाल है। चलो स्ट्रेन के बारे में एक छोटी सी बात हम आपको सिखाने वाले हैं कि स्ट्रेन के टाइप्स आपको सीखने पड़ेंगे। क्या सीखने पड़ेंगे, स्ट्रेन के टाइप्स। चलो भाई स्ट्रेन के टाइप्स हम ले लेते हैं यहाँ पे, तो वही टाइप्स आएंगे इसके अंदर। यानी स्ट्रेन यानी हम अगर लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेन यानी चेंज इन डायमेंशन। क्या होगा, चेंज इन डायमेंशन, यानी उसका जो डायमेंशन में चेंज आया हो, और ओरिजिनल डायमेंशन यानी पहले जो था वही लिखना है। चलो भाई इसे थोड़ा डिकोड करते हैं, इसके टाइप्स पढ़ लेते हैं हम। इसके क्या पढ़ लेते हैं, टाइप्स पढ़ लेते हैं। तो इसके टाइप्स को किस तरह पढ़ेंगे, तो वही जो आगे आए थे वही। एक तो पहला आएगा लॉन्गिट्यूडनल। देखो अभी ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है इसके बारे में, क्योंकि मैंने बोला सीधी बात, नो बकवास, सिंपल सा फंडामेंटल है। हम दूसरे की तरह इतना लंबा खींचने वाले हैं नहीं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन यानी क्या, किसी भी चीज होती है उसकी लेंथ में इंक्रीज होता है। क्या होता है, लेंथ में। ओरिजिनल लेंथ जो होती है, मैंने अभी समझाया कि ये इसकी ओरिजिनल लेंथ है 5 सेंटीमीटर है। उसके ऊपर जब भी फोर्स लगाते हो तो वो होता है यहाँ से 7 सेंटीमीटर हो जाता है। तो आपको मालूम हो गया कि भाई ये कितना बढ़ा, 2 बढ़ा। ओके,
तो बढ़ गया है ना, ये 5 सेंटीमीटर था, ये 7 सेंटीमीटर है, यानी 2 सेंटीमीटर इंक्रीज हुआ। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन लेंथ। क्या, सिंपल सी बात है, इंक्रीज इन लेंथ, आपको ये याद रखना है, इंक्रीज इन लेंथ, सिंपल सा फंडामेंट है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा भाई, तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेल इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ, तो उसे हम क्या बोलेंगे डेल्टा एल, और इसे हम क्या बोलेंगे एल, ओरिजिनल लेंथ, यानी डेल्टा एल यानी क्या, तो डेल्टा एल यानी क्या, तो L2 माइनस L1। तो यहाँ पे L2 क्या था, 7 था, L1 क्या था, 5, तो आ गया 2 सेंटीमीटर। हमने बोला ना हम छोटी छोटी बातों को लेकर ये वीडियो बनाने वाले हैं, और वही वीडियो आपको देखना है। अगर आपने समझ लिया तो दूसरा आता है वॉल्यूमेट्रिक, सिंपल सी बात है, वॉल्यूमेट्रिक, उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है, सिंपल सा फंडामेंटल है, क्या इंक्रीज होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है। किस तरह वॉल्यूम इंक्रीज होगा भाई, हाँ, तो डिफाइन एज द चेंज इन द वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम व्हेन द बॉडी इज डिफॉर्मिंग। तो यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज होगा, सिंपल सा फंडामेंटल है, ये है, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओके, ये आगे के लेसन में भी आएगा, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लेकिन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन तो उसमें वॉल्यूम आएगा, यानी डेल्टा V अपॉन V। ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा आपको याद रखना है, क्योंकि आगे जाके यही आपको काम आने वाले हैं, ये तीनों ही काम आने वाले हैं। और तीसरा जो हम लेने वाले वो है शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन। तो आगे भी मैंने आपको बोला शियर स्ट्रेस के बारे में, तो शियर स्ट्रेन क्या होगा, तो वो क्या होगा, थीटा होगा, क्या होगा, थीटा, उसे हम क्या बोलते हैं, टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला आपको मालूम है, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजस्ट साइड हम जो लिखते हैं, तो यहां पे क्या आएगा, तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है ऊपर क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। पूरा वीडियो देखोगे ना, दिमाग में फटाक से घुस जाएगा पूरा लेसन। ओके, और नीचे क्या आएगा, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन, बस सिंपल सा फंडामेंटल डिस्टेंस। यानी हमने आपको समझाया था कि अगर हमारे पास ये एक चीज है, ओके, ये फिक्स रहता है, ये जो आंकड़ा है ना वो फिक्स रहता है, और उसका रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट आपको चाहिए, यानी उसके ऊपर जो स्ट्रेस आता है ना वो ऐसे आता है, देखो ये हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो यहां से जो बनता है ये थीटा बनता है, ओके, ये थीटा बनता है। तो हमें ये जो स्ट्रेस आता है ना वो ढूंढना है, यानी वो थोड़ा सा चेंज होता है। आई होप ये तीनों फॉर्मूला आपके दिमाग में घुस गए होंगे, और हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो आगे चलते हैं। इसके अलावा इसमें आपको एक चीज याद रखनी है, जो मैं अभी आपको ले लेता हूं, इलास्टिक लिमिट। एक वर्ड्स आता है, कौन सा आता है, इलास्टिक लिमिट। थोड़ी थोड़ी बातें छोटी छोटी होती है, वो सीखनी चाहिए कि इलास्टिक लिमिट क्या है। तो यहां पे लिखा है द मैक्सिमम स्ट्रेट विथ इन विच द बॉडी रिगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप। यहां पे क्या बोला, देखो मैक्सिमम स्ट्रेस, मैक्सिमम स्ट्रेस जो होता है, ये वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, विच द बॉडी रिगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप आफ्टर द रिमूवल ऑफ। तो बॉडी क्या करेगी, रिगेन करेगी, दूसरा वर्ड से रीगेन, यानी अपने ओरिजिनल साइज में वापस आएगी। ओके, जब आप उसके ऊपर से फोर्स निकाल लोगे ना तब, तो उससे बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। हर किसी की एक लिमिट होती है, सोच लो ना, हर किसी की लिमिट। ये वायर है, इसे आपने खींचा 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 खींचा, सोचो, तो यहां तक है, उसकी लिमिट है। यहां से आप छोड़ दोगे ना तो वो वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। वो स्प्रिंग होती है ना, आपने शायद बॉल पेन में स्प्रिंग देखी होगी, उसे हम खींचते हैं, छोड़ देते हैं, तो अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ जाती है। लेकिन अगर ज्यादा खींचते हो, उसकी लिमिट के बाहर जाते हो, तो वो फिर वापस आती नहीं है। ये भी आप समझोगे आगे हमारे वीडियो में। हमने बोला ना कि ये सब जो आपको जहां पे ऐसा होता है ना, ये फिल्मों की तरह होता है। अगर आधी फिल्म आप देख लेते हो ना तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि आगे क्या हुआ, लेकिन पूरी देखते हो तो आपको मालूम हो जाता है। तो चलो आगे चलते हैं। आगे हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हुक्स लॉ। अभी हुक्स लॉ क्या है भाई, ज्यादातर हुक्स ने अच्छा सा लॉ लिया, देखो पढ़ने लायक लॉ है कि इट इज द बेसिक लॉ इन इलास्टिसिटी स्टेट दैट द एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द लोड अटैच्ड टू इट। यानी एक्सटेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू लोड। अगर लोड बढ़ेगा तो एक्सटेंशन बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। अगर किसी चीज को आपने सस्पेंड किया है, यहाँ पे कोई वायर है, वायर इसके ऊपर आपने यहाँ पे लोड लगा दिया है, सोचो, और आपको मालूम है इसमें आपने 1 kg रखा है, तो ये इतना लंबा होगा। वो बच्चों का आता है ना कांटा, आपने शायद देखा होगा, छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पे लटकाते हैं, तो 1 kg का होता तो इतना लंबा होगा, ये इतना लंबा होगा।
अगर 10 kg का होगा तो वो ये इतना लंबा हो जाएगा। हो गया। तो ये एक डायरेक्टली प्रोपोर्शन की दोनों इंक्रीज, एक इंक्रीज तो एक इंक्रीज हो गया। हाउएवर दिस प्रॉपर्टी होल्ड गुड अप टू अ सर्टेन लिमिट कॉल्ड इलास्टिक लिमिट। अभी हमने बात की इलास्टिक लिमिट की, तो उसी के ऊपर ये फोकस करता है। तो हुक्स ने क्या हमें सिखाया, तो इसे हम अगर बोले ये किस तरह है, तो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू स्ट्रेन। स्ट्रेन बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा, स्ट्रेन डिक्रीज होगा तो स्ट्रेस भी डिक्रीज होगा। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या है, तो यहाँ पे हम कंस्टेंट रख देंगे, इज इक्वल टू स्ट्रेन। तो हमारे पास स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। एक सिंपल सा फंडामेंटल है, ये है हुक्स का लॉ। अगर एग्जाम में आता है तो आप ये 3 चीजें अच्छी तरह लिख दो, आपका पूरा आंसर सही होगा। सिंपल सा फंडामेंटल है। चलो हम आगे जाते हैं कि स्ट्रेस और स्ट्रेन की जो बात की उसी के बारे में हम बात करते हैं कि ये जो हमें जो लॉ दिया उस लॉ को हम क्या कहते हैं। द कांस्टेंट प्रोपोर्शनल इज, ये कांस्टेंट जो है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे मॉड्यूलस कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉड्यूलस। देखो 1 by 1 हम आपको एक एक चीजों के ऊपर ला देते हैं। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं, या तो फिर उसे क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट। दोनों वर्ड्स आ सकते हैं आपके, कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। सिंपल सा फंडामेंटल है। तो इसे हम आगे ले जाते हैं। ओके, मैंने अभी भी आपको बोला है कि अगर आपने पूरा अगर वीडियो नहीं देखा तो आपको मालूम नहीं होगा। तो चलो इसको आगे ले जाते हैं। आगे जाके हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो उसमें से पहला मॉड्यूल जो आता है वो है यंग मॉड्यूल्स। भाई यंग मॉड्यूल्स आखिरकार में है क्या, तो हमने अभी आपको इसे मॉड्यूलस कहते हैं। मॉड्यूलस यानी क्या, तो अभी बात हुई ना थोड़ी देर पहले, स्ट्रेस अपॉन क्या होगा, स्ट्रेन। तो उसके अंदर 3 पार्ट होते हैं, उसमें से यंग मॉड्यूल है क्या। तो यंग मॉड्यूल को हम समझने वाले हैं वो किस तरह काम करता है। नॉर्मल स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये दोनों को एक स्ट्रेस है। और ये आपको मैंने पहले बोला था कि आपको याद रखना है, अगर आप सीखना चाहते हो तो ये याद रखना है। देखो नॉर्मल स्ट्रेस है F अपॉन ए, फोर्स अपॉन एरिया, और ये क्या है, तो हमने जो सिखाया था वो डेल्टा L अपॉन एल। ओके, डेल्टा एल ये इसलिए स्मॉल में लिखा है। तो इसे हम अगर मैथमेटिकली प्रूव करना है तो यंग मॉड्यूल इज इक्वल टू क्या होगा, तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो हमने ऊपर क्या रख दिया, F अपॉन ए, स्ट्रेस को रख दिया, और नीचे क्या रख दिया, स्ट्रेन को रख दिया। हो गया। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है, तो ये अगर हम हमारी तरह कैसे बोला जाए तो F अपॉन ए डिवाइड बाय क्या होगा, डेल्टा L अपॉन एल होगा। अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं, आंसर कैसे है वो समझाता हूँ, तो L ऊपर जाएगा और डेल्टा L नीचे जाएगा, यानी हमें ये आंसर मिल गया FL और A डेल्टा L, ये याद रखना है। ओके, आपको पूरा फॉर्मूला लिखा दिया। लेकिन अगर वायर गॉड सर्क्यूलर होता है तो आप यहाँ पे एरिया अगर नहीं दिया है तो आप एरिया ढूंढ सकते हो, और एरिया सर्क्यूलर है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है FL अपॉन पाई आर स्क्वायर और डेल्टा L। हो गया। तो ये है यंग मॉड्यूलस, बस सिंपल है। हो गया। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आपको मालूम है, चेंज इन लेंथ, जिसे हम यंग मॉड्यूलस कहते हैं। देखो यहाँ पे मैंने आपके लिए ड्राइंग भी रखा हुआ है कि अगर आप समझो कि यंग मॉड्यूल है तो किस तरह वो होगा। तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पे दिया हुआ है वायर का, तो ये उसकी ओरिजिनल लेंथ है, यानी क्या है, ये L है। ओके, और ये क्या है, तो ये क्या है, डेल्टा L है। अगर ये सोचो कि ये 10 मीटर है और ये पूरी जो लेंथ है ऊपर से लेकर नीचे तक सोचो, तो वो उससे जब फोर्स दिया तो वो हो गया 12 सेंटीमीटर, और ये है 10 सेंटीमीटर। तो डेल्टा L कितना आएगा, तो डेल्टा L वही आएगा 12, L2 माइनस L1 10, यानी हमें डायरेक्टली आंसर मिलता है, इसीलिए ये आपको ढूंढना पड़ेगा। तो चलिए इसमें थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। ओके, कि भाई ये यंग मॉड्यूलस तो चलो मालूम हो गया। आई होप गेट कि आपको मालूम हो गया, क्योंकि हमने यहाँ से हुक्स लॉ जो था उसी को फॉलो किया और उसे मॉड्यूलस लिख दी, और ये हर बार यंग मॉड्यूलस स्ट्रेचिंग ऑफ वायर, तो उसके लिए वही फॉर्मूला यूज किया। आप तीनों मॉड्यूल्स देखोगे तो आपको मालूम हो जाएगा। तो देखो आगे हम जाते हैं, एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा अ वायर इंक्रीज बाय 10⁻³ ऑफ इट्स लेंथ। देखो इंक्रीज हुआ है कितना, 10⁻³, यानी हमें क्या दिया हुआ है, स्ट्रेन दिया हुआ है। ओके, स्ट्रेन दिया हुआ है। व्हेन अ स्ट्रेस, यहाँ पे स्ट्रेस भी दिया हुआ है 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अप्लाई ऑन इट। व्हेन व्हाट इज द यंग मॉड्यूलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर। तो हमें देखो स्ट्रेस दिया हुआ है पहला तो 10⁸ ये रहा, और स्ट्रेन भी दिया हुआ है इंक्रीज इन लेंथ। तो देखो यहाँ पे लिखा है 10⁻³ तो यंग मॉड्यूल ढूंढने का फॉर्मूला क्या है, डायरेक्टली स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो ये माइनस है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सिंपल सा फंडामेंटल है।
कैसे हुआ, तो एक्सपोनेंट पावर तो आप पढ़े वो 8 माइनस माइनस 3, यानी हमारा आंसर आ गया 10⁻11। ओके, तो अभी हम आगे जाते हैं हमारे दूसरे पड़ाव की ओर। तो दूसरा पड़ाव क्या है, तो दूसरा पड़ाव यह है कि हम सीखने वाले हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। क्या सीखने वाले हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ज्यादातर बच्चों को ये समझने में दिक्कत होती है। ओके, तो हम मेटालिक वायर का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व समझने वाले हैं। यहाँ पे आप गौर से देखिएगा तो आपको मालूम हो जाएगा कि किस तरह काम करता है। ओके, मैं आपके लिए एक ड्राइंग ड्रॉ कर देता हूँ अच्छा सा, कि जिससे आप उसे अच्छी तरह डिकोड कर पाओ। तो देखो, ये एक ग्राफ है हमारा, और यहां से क्या होता है, सिंपल सा, ये जो ऊपर वाला है उसे हम बोलेंगे स्ट्रेस और इसे हम बोलेंगे स्ट्रेन। ओके, ये दोनों एक दूसरे के कांस्टेंट है, वो तो आपको भी मालूम है, हमें समझा दिया है। अभी यहां से देखो, वो ओरिजिन है ना, वहां से शुरू होता है हमारा वायर, शुरू होता है, तो उसे हम यहां तक ले जाते हैं। ओके, और यहाँ पे एक डॉट कर देते हैं, फिर यहाँ ले जाते हैं, यहाँ भी एक डॉट कर देते हैं, फिर यहाँ, तो यहाँ भी एक डॉट कर देते हैं, फिर थोड़ा सा ऊपर ले जाके यहाँ डॉट करेंगे। ओके, इन तीनों के हम नाम दे देते हैं अच्छी तरह। इसका नाम देते हैं ए, इसका नाम देते हैं बी, और इसका नाम देते हैं सी, और इसका नाम हम दे देते हैं डी। तो भाई ये किस तरह काम करता है वो आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हम एक नाम देने वाले हैं ई, देखो, और यहाँ से एक डॉट लाइन हम ड्रॉ करेंगे, कहां तक, सी तक ड्रॉ करेंगे। ये तीनों पॉइंट को हमें समझना है। देखो, तो यहाँ पे इनिशियल पॉइंट हमें दिया हुआ है ओए, देखो इनिशियल पॉइंट को दिया है ओए। ओके, तो वो ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन है, तो वो इंडिकेट करती है स्ट्रेट इज प्रोपोर्शन टू स्ट्रेन। जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ेगा वैसे वैसे देखो स्ट्रेन भी बढ़ता है। हो गया, यहां से देखो, यहां से आप ग्राफ तो आपको मालूम है, इसलिए जैसे जैसे स्ट्रेन बढ़ता है तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि स्ट्रेट इज प्रोपोर्शन टू स्ट्रेन। एक तो सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं शॉर्ट में लिखता हूं, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस। हमें यहाँ पे इतना ज्यादा दिमाग दौड़ाने की जरूरत, दिमाग आगे दौड़ाना है। ओके, दिमाग आगे, हुक्स लॉ को ऑबे करता है। यहाँ पे अगर आपका आए तो आपको लिख सकते हो कि ये किसको ऑबे करता है, हुक्स लॉ को। हो गया, तो इसे क्या बोलते हैं, तो प्रोपोर्शनल लिमिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल लिमिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल लिमिट। हो गया, डेट्स ऑल। अभी हम आगे जाते हैं कि आफ्टर द पॉइंट ए द स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल नहीं रहता है। यानी हम कहां जाते हैं, ए बी की ओर जाते हैं। इसके दूसरे की ये रही लाइन, वो ए बी, आप ग्राफ देख सकते हो। तो ए बी की ओर जाते हैं, तो ए बी इज ऑब्टेन होता है हमें। तो यहां पे क्या होता है, इफ द लोड इज रिमूव्ड एट एनी पॉइंट बिटवीन ओ एंड बी, यानी लोड रिमूव करेंगे हम। क्या करेंगे, लोड रिमूव, ओ एंड बी के बिटवीन में, बी तक लोड को रिमूव कर देते हैं। तो इससे हमें मिलता है कि वो वापस आ सकता है। ओके, वो वायर है ना, अटेन द ओरिजिनल लेंथ, यहां तक बी तक वो अपनी ओरिजिनल लेंथ अटेंड कर सकता है। क्या अटेंड करता है, ओरिजिनल लेंथ अटेंड कर सकता है। बी तक खींचोगे ना तब तक लेंथ है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इलास्टिक रेगन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इलास्टिक लिमिट। क्या बोलेंगे, वो आगे हम पढ़ चुके हैं, वही आपको समझा रहे हैं, इलास्टिक लिमिट बोलेंगे। सिंपल सा फंडामेंटल है, सीधी बात, नो बकवास। अभी हो गया इलास्टिक लिमिट, आपको मालूम हो गया कि भाई यहां तक हम वायर को खींचेंगे तो वो वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। अभी इसके बाद हमारा कौन सा पॉइंट आता है, तो वो आता है सी। कौन सा पॉइंट आता है, सी। तो ये आ गया सी। तो सी को मैंने कहां से कनेक्ट किया, ई के साथ कनेक्ट किया है। ओके, तो सी क्या है, तो ओरिजिनल लेंथ बट ट्रेस डैश द लाइन सी। ओके, तो रिड्यूसिंग द स्ट्रेस टू जीरो, यहां से स्ट्रेस जीरो बन जाता है। क्या बन जाता है, जीरो। ये यहां से लेकर यहां तक हम जाते हैं तो सी तक क्या आ जाएगा, तो सी के बाद अगर आप जाते हो तो वो हो जाता है परमानेंट सेट हो जाता है। यस, परमानेंट, यानी वहां से वो अपने ओरिजिनल शेप में वापस आएगा नहीं। ओके, द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज नॉट रिट्रेस ऑन रिवर्सिंग द स्ट्रेन इज कॉल्ड इलास्टिक। और इसको हम क्या बोलते हैं, तो दूसरे शब्दों में आप लिख सकते हो इलास्टिक हाई टेरेसिस, सॉरी, इलास्टिक हाई स्ट्रेरेसिस, इसे हम इलास्टिक हाई स्ट्रेरेसिस बोलेंगे। ओके, सी से। अभी सी के आगे क्या दिया हुआ है, तो सी के आगे दिया है डी।
ओके, तो डी से क्या होगा भाई, तो डी तक पहुंचोगे आप तो उसे हम बोलेंगे फ्रैक्चर पॉइंट। क्या बोलेंगे, फ्रैक्चर पॉइंट। यहां से आपका वायर क्या हो सकता है, टूट सकता है। तो हर किसी का ऐसे एक इलास्टिक लिमिट और ये सब आपको, ये स्ट्रेट लाइन कर्व अगर आता है या 2 से 3 मार्क्स का आपके बोर्ड एग्जाम में या स्कूल एग्जाम में आ सकता है। हमारा तो यही पर्पज होता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप लिख सको, इसीलिए है। तो ये था हमारा इलास्टिक लिमिट वाला कॉन्सेप्ट। बल्क मॉड्यूल की ओर जाते हैं हम। तो बल्क मॉड्यूल क्या कहता है उसके बारे में, ज्यादातर बच्चों को बल्क मॉड्यूल में थोड़ा सा कम समझ आता है, लेकिन हम आपको जो समझने वाले हैं वो आप आसानी से समझ पाओगे। देखो, तो बल्क मॉड्यूल जैसे यंग मॉड्यूल था उसी तरह स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन को ही हम फॉलो करने वाले हैं। तो डिफाइन एज अ रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। यहाँ पे वॉल्यूम है, उसमें लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस था, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन था, यहाँ पे वॉल्यूम है, यानी वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, बल्क मॉड्यूल बोलेंगे। तो चलो इसमें थोड़ा सा आगे हम समझते हैं कि यहाँ पे एक चीज लिखी है, बल्क मॉड्यूल स्ट्रेस इज इक्वल टू एफ अपन ए, आपको मालूम है, वॉल्यूम का भी मालूम है, लेकिन कंफ्यूजन कहाँ है कि भाई यहाँ पे सर जी माइनस साइन क्यों रखी है, तो वो भी हम समझा देते हैं कि माइनस साइन क्यों रखी है। तो देखो यहाँ पे स्ट्रेस की बात हो रही है, तो जब भी ये बड़ा सा, ये पहला ओरिजिनल शेप है हमारा, जो पहला वाला है ना, आई कैन चेंज द कलर सो यू कैन सी इट। ओके, ये बड़ा वाला जो है ना, वो उसके ऊपर स्ट्रेस लगता है, अंदर से स्ट्रेस अंदर की ओर लगेगा, आपको भी मालूम है, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, इसीलिए यहाँ पे क्या रखा है, माइनस रखा है। हो गया, क्योंकि दूसरा वाला जो है वो ज्यादा रहेगा वॉल्यूम और पहला वाला है वो छोटा रहेगा, तो उससे ये माइनस रहेगा। तो हो गया, तो नेगेटिविटी साइन जो है वो इसके लिए बल्क मॉड्यूल के। देखो तो सिंपल, अगर आपको लॉन्गिट्यूडिनल मॉड्यूल्स में पता हो गया तो ये तो सिंपल सा मालूम हो जाएगा। स्ट्रेस का फॉर्मूला सबको मालूम है कि एफ अपॉन ए है, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का भी मालूम है, कौन सा है, डेल्टा वी अपॉन वी, और ऐसे ही हमने रेसिप्रोकल करके यहाँ पे आंसर ला दिया है। चलो इसका एक सम ले लेते हैं, लेकिन सम लेने से पहले आपको सीखना पड़ेगा कॉम्प्रेसिबिलिटी। तो कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या है, तो रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस है, यानी हमने बल्क मॉड्यूल का के रखा था तो उसका क्या हो जाएगा, एकदम सिंपल। कॉम्प्रेसिबिलिटी यानी क्या है कि किसी चीज को हम अंदर दबाते हैं, क्या करते हैं, दबाते हैं, चारों ओर से कंप्रेस करते हैं, तो अंदर से एक स्ट्रेस है ना, उसे बाहर की ओर, यानी बाहर की ओर रिगेन होने के लिए इफोर्ट करता है, तो उसे हम कॉम्प्रेसिबिलिटी कहते हैं। यहाँ पे क्या है, फाइंड द बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। देखो इनिशियल वॉल्यूम हमें दिया हुआ है, देखो इनिशियल वॉल्यूम दिया है 500 लीटर, ओके, और प्रेशर इंक्रीज किया 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और फाइनल वॉल्यूम देखो छोटा है, हो गया ना छोटा, इसलिए माइनस आता है। तो यानी 1 एटमॉस्फेयर तो हमें दिया होता है 1.013 मल्टीप्लाई 10⁵ पास्कल, और यहाँ पे पी प्रेशर दिया हुआ है 100, तो 100 को हम कन्वर्ट करेंगे 1 में, तो मल्टीप्लाई 1.013 मल्टीप्लाई 10⁵, तो हमें आंसर मिलता है 1.03 मल्टीप्लाई 10⁷ पास्कल। इनिशियल वॉल्यूम हमें दिया हुआ है 500 लीटर, उस लीटर को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो हमें मिलेगा 500 मल्टीप्लाई 10⁻3, और फाइनल वॉल्यूम को हमने कन्वर्ट किया है फिर से लीटर में, तो 497, तो उसमें भी 10⁻3 लीटर टू मीटर आपको आता है। देयरफॉर डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो कितना हुआ, तो डेल्टा वी, V2 माइनस V1 हम करेंगे तो कितना आया, 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻3। तो हम यहाँ पे बल्क मॉड्यूल्स ढूंढने वाले हैं, तो क्या होगा, तो वही होगा PV अपॉन PV। P क्यों लिया है यहाँ पे, तो वो आपको मालूम है F अपॉन A इज इक्वल टू क्या होता है, P होता है। हमारा फॉर्मूला वही है, FV अपॉन A डेल्टा V। फॉर्मूला में कोई फर्क नहीं है, लेकिन ये जो F अपॉन A है उसकी जगह पे हम क्या ले सकते हैं, प्रेशर ले सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे प्रेशर लिया है और कुछ नहीं। और कैल्सी का यूज करोगे, न्यूमेरिकल रखोगे, आपको आंसर आ जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है और सम को गिन लिया है तो आगे चलते हैं। आगे हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है मॉड्यूलस ऑफ रिगिडिटी। अभी आगे आपने बल्क मॉड्यूल सीख लिया है और यंग मॉड्यूल सीख लिया, तो रिगिडिटी आपके लिए सिंपल रहेगा। देखो यहाँ पे लिखा है कि it defined a ratio tangential to stress to shear strain, it is also shear modulus, it is denoted by Greek word eta। तो यहाँ पे स्ट्रेस आ गया, स्ट्रेन आ गया। यहाँ पे सबको कंफ्यूजन थी, जब हमने ये शेयरिंग वर्ड्स आता था तो सबको कंफ्यूजन होती है, लेकिन
यहाँ पे मैंने बोला पूरा वीडियो देखते हो ना तो आपका कंफ्यूजन दूर हो जाता है। तो देखो यहाँ पे मैंने पूरा ड्राइंग रखा है कि किस तरह ये फिक्स रहता है, नीचे वाला जो एरिया होता है ना वो फिक्स रहता है, और ऊपर से जब फोर्स चलता है ना तो ये उसकी ओरिजिनल है तो वो हट के यहाँ आ जाती है, और ये भी देखो उसका ओरिजिनल हट के यहाँ आ जाता है। तो ये है हमारा शियरिंग स्ट्रेस जिसे हम कहते हैं। ओके, तो अभी इसमें हम आगे जाते हैं। तो शियरिंग स्ट्रेस को थोड़ा सा हम डिकोड करेंगे यहाँ पे आपके लिए। तो किस तरह डिकोड करेंगे, तो देखो शियरिंग स्ट्रेस में हमारे पास ये स्ट्रेस तो दिया हुआ है, तो स्ट्रेस क्या दिया है, तो F/A दिया हुआ है, और इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, थीटा यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो ऑपोजिट साइड अपॉन एडजस्ट साइड होगा। तो देखो यहाँ पे ये 90 डिग्री बनता है, हो गया, ये 90 डिग्री बनता है। तो ऑपोजिट साइड ये थीटा की कौन सी होगी, x, और ये उसकी क्या होगी, लेंथ यानी l, हो गया। तो हम यहाँ पे सिंपली बात, ऑपोजिट साइड है क्या, x यानी डिस्प्लेसमेंट है, यानी डिस्प्लेसमेंट यानी हम क्या बोलेंगे, डेल्टा l बोलेंगे कि नहीं। तो थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, F/A, और नीचे क्या लिख सकते हैं, डेल्टा L/L लिख सकते हैं कि नहीं। सिंपल सा फंडामेंटल है, डेल्टा L/L। तो हमारा फॉर्मूला हमें कौन सा मिलता है, हमारा फॉर्मूला हमें कौन सा मिलता है, तो F और L/A डेल्टा L ये मिलता है। तो थीटा को समझना है सबसे ज्यादा कि tan थीटा यानी क्या होता है, तो ऑपोजिट साइड होता है। तो जब भी कोई ऐसा शियरिंग वाला है तो आपको ये डिस्प्लेसमेंट वाला जो है डेल्टा L इसे कहते हैं, और ये ओरिजिनल साइड होते हैं, यही हम समझाते हैं। बच्चों को ये ज्यादातर मालूम नहीं होता है ना, इसीलिए प्रॉब्लम क्रिएट होता है इसके अंदर, और कुछ नहीं। चलो हम आगे जाते हैं। तो इसका एक सम ले लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्यूब ऑफ एल्यूमिनियम ऑफ ईच साइड 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे एक क्यूब है। ओके, हर साइड क्या है, 4 सेंटीमीटर है, वो आपको मालूम होना चाहिए। सब्जेक्टेड टू द टेंजेंटियल शियरिंग फोर्स, द टॉप फेस ऑफ द क्यूब इज शियरेड थ्रू द 0 पॉइंट, देखो यहाँ पे इतना चेंज हुआ है, सेंटीमीटर विद रिस्पेक्ट टू द बॉटम फेस। फाइंड शियरिंग स्ट्रेन, ओके, शियरिंग स्ट्रेस एंड शियरिंग फोर्स। तो यहाँ पे देखो ईटा दिया हुआ है, यहाँ पे हमें क्या दिया है, ईटा दिया है, यानी शियरिंग मॉड्यूल्स दिया हुआ है 2.08 × 10⁻11। तो लेंथ ऑफ ईच साइड हमें 4 यानी L तो 4 दिया है, और डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है, कितना दिया। तो हमारा तो आंसर हो गया है ना सिंपल, कि थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन ओरिजिनल साइड। तो हमने यहाँ पे थीटा ढूंढ लिया, कितना है 0.003, यानी शियरिंग स्ट्रेन मिल गया हमें। ओके, नाउ हमें क्या ढूंढना है, ईटा। तो ईटा इज इक्वल टू क्या होगा, F/A इंटू थीटा। हमने डायरेक्ट थीटा ढूंढा है, याद रखना। तो F/A इंटू थीटा तो हो गया F/A, देयरफॉर शियरिंग स्ट्रेस क्या होगा, तो F/A और L। हमें स्ट्रेस ढूंढना है, क्या ढूंढना है, स्ट्रेस। तो F/A ढूंढना है, थोड़ा सा हार्ड रखा है। तो ये थीटा क्या यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ये तो हमें दिया हुआ है, मॉड्यूलस तो दिया हुआ 2.08 × 10⁻11, और थीटा हमने ढूंढा 0.033। तो हमें ये मिल गया शियरिंग स्ट्रेस, हो गया, ये सिंपल सा है। और यहाँ पे हमें फोर्स ढूंढना है, क्या, जो शियरिंग फोर्स। तो शियरिंग फोर्स क्या होगा, तो शियरिंग फोर्स इक्वल शियरिंग स्ट्रेस। हमारे पास ये है ना शियरिंग स्ट्रेस, यानी क्या है, सिंपल सा यहाँ पे आ गया ना F/A थीटा। तो ये आ गया ना शियरिंग स्ट्रेस मल्टीप्लाई एरिया, तो हमें फोर्स मिल जाएगा। तो एरिया यानी क्या, तो लेंथ स्क्वायर होगा, क्यूब है तो L स्क्वायर होगा। तो 6.24 10⁸8, और L स्क्वायर यानी हमने यहाँ पे लिख लिया 4 का स्क्वायर लिख लिया, कैलसी का यूज करोगे आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा आपको हार्ड लगेगा, लेकिन अगर आपने 2 बार वीडियो को देखा तो आपका क्लियर फंडा हो जाएगा। अभी हम आगे जाते हैं, आपके लिए थोड़ी सी कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं कि इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट है, वो आपको समझना है कि इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट क्या है। तो सिंपल सा फंडामेंटल है, डिले इज रिगेनिंग द ओरिजिनल स्टेट बाय बॉडी आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड द इलास्टिक लिमिट। अगर डेफिनेशन आती है तो कि किसी भी चीज होती है ना, वो चीज टाइम लगाती है। कुछ कुछ चीजें होती है ना, वो फटाक से अपने ओरिजिनल शेप में आ जाती है, और कुछ चीजें ओरिजिनल शेप में धीरे धीरे आती है, तो वो होती है उसकी इलास्टिक लिमिट। दूसरा जो पॉइंट है इलास्टिक फैटिग। तो फैटिग क्या है, तो यहाँ पे लिखा है इलास्टिक फैटिग इज डिफाइंड एज द लॉस इन द स्ट्रेंथ ऑफ अ न्यूमेरिकल केस ड्यू टू रिपीटेड अल्टरनेटिव स्ट्रेन टू विच द मटेरियल इज सब्जेक्टेड। यानी फैटिग यानी किसी भी चीज को आप बार बार वो ऐसे स्ट्रेन लगाते हो, फोर्स लगाते हो, तो फिर वो उसका रिगेनिंग जो पावर होता है ना, वो छोड़ देती है, यानी लॉस कर देता है। तो उसे हम बोलते हैं इलास्टिक फैटिग बोलते हैं।
लास्ट में यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी, तो इफेक्ट ऑफ हैमरिंग और रोलिंग, ये सब है। जब भी किसी चीज को आप हैमरिंग और रोलिंग रिजल्ट इन डिक्रीज, उसका इलेक्ट्रिसिटी प्लास्टिसिटी जो होता है मटेरियल वो ब्रेकअप हो जाता है। जैसे कि वो कॉपर का वायर होता है, वो आप धीरे धीरे ऐसे मोड़ते हो तो टूट जाता है। फिर है इफेक्ट ऑफ अनलिंग, अनलिंग रिजल्ट टू इंक्रीज द प्लास्टिसिटी, देखो यहाँ पे इंक्रीज इन द प्लास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लार्ज क्रिस्टल ग्रेन, हेंस द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ द मटेरियल क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, वही प्रेशर की बात है, तो यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी इन अ मटेरियल कैन बी बोथ वेज, it can increase as well as decrease the elasticity of the material. The type of effect depends upon the nature of impurity. प्रेशर से इम्प्योरिटी के ऊपर डिपेंड होता है, वो इंक्रीज भी करता है और डिक्रीज भी करता है इलेक्ट्रिसिटी, तो वो भी एक फैक्टर है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो आगे हैमरिंग वाला आया तो उसी की तरह इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल केस डिक्रीज इन द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ द मटेरियल। द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ इनवर्स डज नॉट चेंज विद द चेंज इन टेम्परेचर। आगे हम चलते हैं, आपका लास्ट लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट हम लेने वाले हैं, जिसे हम बोलते हैं पॉइजन रेशियो, सबसे ज्यादा है। ओके, तो वो है हमारा पॉइजन रेशियो। ज्यादा है इतना तो वो नहीं है, सबसे इजी है, लेकिन क्यों आया, कैसे आया, वो हम आपको समझाने वाले हैं। कि पॉइजन रेशियो यानी वायर इज लोडेड, इट्स लेंथ इंक्रीज बट इट्स डायमीटर डिक्रीज, ये पॉइजन रेशियो है, याद रख, यहाँ पे लिखा हुआ है। ये इसके सम सबसे ज्यादा नीट में जिम्मे आते हैं। ओके, वायर इज लोडेड। ओके, तो जब वायर लोड करते हैं तो क्या होता है, तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो क्या होता है, जो भी हमने मटेरियल है उसकी लेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, और क्या होता है, डायमीटर उसका क्या होता है, डिक्रीज होता है। बस सिंपल सा ये पॉइजन रेशियो आपको याद रखना है, डायमीटर डिक्रीज, दोनों पॉइजन रेशियो में समझने वाली बात है। जैसे कि किस तरह काम करता है, तो यहाँ पे एक वायर हमने लटकाया हुआ है, ये रहा उसका वायर। ओके, ये इसका ओरिजिनल डायमीटर है, आप देख सकते हो। ओके, इसके ऊपर हम लोड लगेंगे, क्या लगेंगे, लोड, यानी यहाँ पे ये जो है वो उसकी ओरिजिनल लेंथ बोली जाएगी यहाँ तक। ओके, इसके ऊपर हम लोड रखेंगे ना, तो लोड रखेंगे तो उसका ये देखो, वो जितना लंबा होगा ना उसकी लेंथ डिक्रीज होगी, यानी डायमीटर, लेंथ इंक्रीज हुई। ओके, तो ये वाला जो पार्ट है उसे हम क्या बोलेंगे, डेल्टा एल बोलेंगे। और देखो ये डायमीटर कम हुआ, ये डायमीटर ज्यादा हुआ। तो पॉइजन रेशियो हमें क्या कहता है। ओके, तो पॉइजन रेशियो हमें जैसे कि पॉइजन रेशियो ढूंढने का फॉर्मूला तो हमें मालूम ही है, कोई भी है तो पहले आएगा स्ट्रेन, तो स्ट्रेन इज इक्वल टू हम क्या बोलेंगे, डेल्टा एल अपॉन एल, वो तो आपको भी मालूम है। लेकिन यहाँ पे पॉइजन रेशियो में हमें दिया हुआ है लिटरल स्ट्रेन, ये सबसे ज्यादा याद रखना है, क्या है, लिटरल स्ट्रेन। तो लिटरल स्ट्रेन क्या होगा, तो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है तो माइनस आएगा, ये आपको सबसे ज्यादा याद रखना है, डेल्टा डी अपॉन डी। तो पॉइजन रेशियो हमें क्या देता है, तो पॉइजन रेशियो हमें देता है कि क्या देता है, लिटरल स्ट्रेन। थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला पॉइंट है, लेकिन 2-3 बार अगर 2-3 सम गिन लिए तो आपको मालूम हो जाएगा, डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। हो गया, तो इसमें क्या होगा, तो भाई लिटरल स्ट्रेन तो हमें दिया हुआ है, नीचे अभी प्रूव किया, डेल्टा डी अपॉन डी, और डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे, डेल्टा एल अपॉन एल। तो अभी आपको तो मालूम है कि इसका आंसर क्या आने वाला है, तो ऊपर क्या रहेगा, डेल्टा डी और एल मल्टीप्लाई में जाएगा ओरिजिनल लेंथ, और नीचे क्या बचेगा, डी और डेल्टा एल। तो ये था हमारा पॉइजन रेशियो, जो आपको सबसे ज्यादा काम आने वाला है। इसके अलावा आपको एक थोड़े से फॉर्मूला है जो शायद आपको मालूम न हो, शायद कोई लिखा है न लिखा है, लेकिन हमें बोला है कि वन शॉट में हम सब कुछ करने वाले हैं। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूला है वो आपको याद रखने हैं, ये यंग मॉड्यूल के। ओके, तो यंग मॉड्यूल के फॉर्मूला यहाँ पे लिखे हुए हैं। ओके, 1 - 2 यहाँ पे पॉइजन रेशियो के साथ, इसे पॉइजन रेशियो बोलेंगे, जिसके ईटा बोलते हैं, तो वो आपको काम आएगा। दूसरा फॉर्मूला यंग मॉड्यूल का है 2, और बल्क मॉड्यूल यानी ईटा और 1 माइनस आएगा पॉइजन रेशियो। और तीसरा फॉर्मूला है, यानी पॉइजन रेशियो अगर ढूंढना आता है तो 3K अपॉन 2 ईटा। ओके, तो नीचे आएगा 6K प्लस 2 ईटा, ये है। और हमारा चौथा जो फॉर्मूला है वो शॉर्ट में और सब में आता है, ये तीनों का रेशियो 9 अपॉन यंग मॉड्यूल है, 3 अपॉन ईटा है यानी शेयरिंग मॉड्यूल है, एंड 1 अपॉन K यानी कंप्रेसिबिलिटी।
तो ये वाला फॉर्मूला सबसे ज्यादा शॉर्ट में आता है, हमने आपको सिखा दिया है। फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? प्लीज अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, और आगे किसी को शेयर करना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। हर महादेव, ओम नमः शिवाय।